बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब मशकूर सिद्दीकी साहब से, जो यूएस बेस्ड हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स और मास्टर्स हैं और जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से एमबीए हैं। इनको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और ये जनरल मोटर्स, डेल्फाई ऑटोमोटिव और फोर्ड मोटर कंपनी में मुख्तलिफ टेक्निकल पोजीशंस पर रह चुके हैं। फिलहाल ये फोर्ड कंपनी में है। इनका ददियाल कोयला है। इनके चाइली कनेक्शन की और डिटेल्स हम उन्हीं की जबानी आगे प्रोग्राम में सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ मिशिगन के फॉर्मर प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और ये 2001 से बहुत ही एक्टिव होकर आर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम्स जैसे मुशायरा और शाम गजल के जरिए फंड रेजिंग करते हैं ताकि एमयू के जरूरतमंद और डिजर्विंग स्टूडेंट्स की मदद की जा सके। ये स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के तहत कई बार एमयू आ चुके हैं। इन्होंने पेशकश की है कि मिशिगन में अगर किसी एमयू स्टूडेंट को किसी मदद की जरूरत हो तो ये उनको गाइड करेंगे और जो जरूरतमंद बच्चे एमयू में पढ़ना चाहते हो उनको सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर मशकूर साहब। मशकूर साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मदऊ करने का और अपने लोगों से कनेक्ट करने का। तो ये बड़ी खुशी हुई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऐसा मौका दिया। बहुत अच्छा लगा आपके इनविटेशन का। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपने चाइली कनेक्शन के बारे में बताइए। जी, मेरा ददियाल है कोयलाहा में और ननिहाल है महगांव में। और बचपन मेरा दोनों ही जगह गुजरा है। पैदाइश मेरी महगांव की है, स्पेसिफिकली मलाक की। और मैंने जो पढ़ाई किया है वो एयरफोर्स स्कूल में, मनोरी के जो एयरफोर्स स्कूल है उसमें क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक वहां पढ़ा हूँ। और पढ़ाई में मैं दोनों जगह से कुछ अरसा तक मैं कोयला से भी गया हूँ वहां पे मनोरी, और काफी अरसे तक महगांव से भी गया हूँ। कभी नाना चाहते थे हम उनके पास रहे, कभी इधर, तो इस तरह से दोनों तरफ से जाना होता था जीटी रोड पे, मुझे याद है। तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये क्लास 5 तक मेरी मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कहते हैं इलाहाबाद से। ओनली इट वाज अप टिल क्लास 5। तो ओके मशकूर साहब, आपके वालिद साहब मरहूम मकसूद सिद्दीकी साहब की शख्सियत के बारे में थोड़ा बताइए। वो एक शायर भी थे, हम चाहेंगे कि आप उनके कुछ शेर या नज्म शेयर करें। ये तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन ये थोड़ी सी मिसाल मैं यही कहूंगा कि एक गली का बैट्समैन जो है, जैसे शोएब अख्तर की नई बॉल फेस कर रहा है, दैट्स हाउ आई फील। इट्स सच अ डिफिकल्ट वन टू आंसर, क्योंकि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा मेहनत की है इस फील्ड में। और क्या कहते हैं, मैं उनको डिस्क्राइब कर सकूं ये तो इवन इज बियॉन्ड माय कैपेबिलिटी। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ करूंगा जो उनके बारे में बता सकूं। और हमारे अब्बू जी तो पुलिस में थे, लेकिन उनका जो मिजाज था वो पुलिस वाला नहीं था। वो जरा सा एक थोड़ा सा आई वुड कॉल इट अ लिटिल बिट ऑफ मिसफिट। वो टिपिकल पुलिस वालों का नहीं था उनका मिजाज। और काम वो बहुत मेहनत से करते थे, जो भी करते थे। और 1963 में वो मुरादाबाद में गए थे ट्रेनिंग के लिए। तो 1963 से लेके 1988 तक उन्होंने पुलिस में सर्विस किया। उसके बाद जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट लिया, बिकॉज हम लोगों के साथ यहाँ आना चाहते थे। हम लोग चले आए थे 86 में, तो वो मिस कर रहे थे काफी। और थोड़ा मम्मी की तबीयत सही नहीं थी, तो 2 वजह से जल्दी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, चले आए। लेकिन जैसे उनकी पोस्टिंग रही आफ्टर ट्रेनिंग, तो कई कानपुर में रहे हैं,
सीतापुर में, सुल्तानपुर में, मेरठ, अलीगढ़, आगरा और लखनऊ। लखनऊ में काफी अरसे तक रहे हैं। और कभी भी एक चीज उनका जो उन्होंने प्रिंसिपल जो सीखा था अपने वालिदैन से, कोशिश ये करते थे काम वो सही करते थे। मतलब कोई इंसाफ जो करना हो, जो एक सही जो काम तरीके से करना होता तो वो हमेशा करते थे। उसमें उनको काफी दिक्कत भी आती थी। एज यू नो, इट्स नॉट एन इजी प्रोफेशन, लेकिन उन्होंने बाखूबी किया है और डरते नहीं थे बिल्कुल कि कहीं पोस्टिंग कर दी जाएगी, ये हुआ। तो कभी भी इस चीज को, इससे उनको कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता था। एक जो मुझे चीज मेमोरी जो उनकी अजीब है, वो वर्दी को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। तो वो बड़ा अजीब लगता था। मैं देखता था पूरा, ही हैड अबाउट लाइक 400-500 लोगों का स्टाफ रहता था उनका। एक जो सादे कपड़े में बैठा था तो वो आप कुछ ही होते थे। उनको वर्दी पसंद ही नहीं थी। वो वर्दी जब पहनते थे जब कोई मुआयना होता था, कोई बड़ा अफसर आ रहा है, कोई ऐसे, तब वो पहनते थे। उनको वर्दी का बिल्कुल शौक नहीं था। और पुलिस में भी जब वो थे तो खूब शेर शायरी ये वो, तो उससे उसमें कोई उनको नहीं, कम फर्क नहीं पड़ता था। तो अपने लिए उसमें वक्त, उसके लिए वक्त जरूर निकालते थे। और बहरहाल वी विल ऑलवेज मिस हिम, एंड आई थिंक जिन्होंने भी उनसे इंटरेक्ट किया दे विल ऑल मिस हिम। और उन्होंने अपने भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए जितना भी कर सकते थे अच्छे से अच्छा किया है, अच्छे से अच्छा सोचा है। और कहीं भी अपॉर्चुनिटी रही जैसे अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए, तो उसका भी उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के कोशिश किया कि हेल्प हो सके अपने गांव घर के लोगों के लिए, या जो कुछ भी है। तो दैट वाज हिम। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी कोई शायरी अगर शेयर जी कर सकें आप। जी, शायरी तो कहते थे अब्बू जी के, तंजिया शायरी करते थे। वो जब गुस्से में होते थे तो मजाकिया करते थे। तो अ, काफी उनको शौक था। बताते थे कि 14 साल की एज से वो बाकायदा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने भी आप कह लें कि अच्छे बाकायदा मुशायरे होते थे उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे। और फिराक गोरखपुरी उनके प्रोफेसर थे। और भी बहुत से लोगों को नाम गिनाते, मुझे इस वक्त आ नहीं रहा मेरे जहन में। तो काफी उन्होंने, मतलब इनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी उर्दू अदब और शायरी में। इतनी ज्यादा दिलचस्पी थी कि बस उसमें उन्होंने काफी रिसर्च किया, काफी काम किया। और यहाँ पे भी जब ये मिशिगन आए तो यहाँ भी उर्दू अदब में वो हमेशा इन्वॉल्व रहते थे। अपने घर पे साल में 2 बार नशिस्त रखते थे, जिसमें कि जितने भी लोकल लोग हैं जिनको उर्दू से लगाव है, या जिसके पास कोई लिखने पढ़ने का कोई शौक है, तो उसको ये कोशिश करते थे कि अफसाना निगारी वगैरह का जिनको शौक होता था, तो वो कोशिश ही करते थे उनको इनकरेज करें, प्लेटफॉर्म दें। तो हमेशा करते थे। मैं उनके कुछ शेर सुनाऊंगा, हो सकता है मैंने कहा कि मुझे वो एक चीज कहा करते थे, शेर होना एक चीज है, उसके पढ़ने का अंदाज दूसरी चीज होता है। तो वो उनका पढ़ने का अंदाज जो था, मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत यूनिक था, बहुत ही मजे से पढ़ते थे। और ऐसे बिल्कुल ऑडियंस से बिल्कुल वो कनेक्ट कर लेते थे। तो कोशिश करूंगा एक आध उनका जो शेर है मैं पेश करूं। जैसे ही आप लोगों ने सुना होगा इनका अकबर इलाहाबादी का शेर, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। ये अकबर इलाहाबादी का शेर, तो इस पे उन्होंने लिखा था, जो कि मुझे बहुत पसंद है, किस कदर आसान है, किस कदर आसान है अपने देश में राहे निजात, किस कदर आसान है अपने देश में राहे निजात, पाप करते जाइए गंगा नहाते जाइए। बहुत खूब। जी। और एक का सुना देता हूँ उनके, जो कुछ छोटे छोटे शेर जो मुझे बहुत पसंद है।
उन्होंने एक हम भी लिखी थी, हम भी सुना लेते, हम नाच छोटी छोटी। डरकर है अल्लाह की, एक हमद है, डरकर है अल्लाह की रहमत को बहाने, बख्शिश के लिए अश्क निदामत भी बहुत है। बख्शिश के लिए अश्क निदामत भी बहुत है। और उस पे नात लिखी है, कुछ और नवाजे तो करम उनका है, कुछ और नवाजे तो करम उनका है, वरना उनकी गुलामी के सादात भी बहुत हैं। इस जगह थोड़ा सा वो सैड हैं, तो सैडनेस का एक फ्लेवर ये है कि क्या कहूं दोस्तों, क्या कहूं दोस्तों, लाचारी से लाचारी है। क्या कहूं दोस्तों, लाचारी से लाचारी है, जुल्म को जुल्म भी कहना तो गद्दारी है। अब बहुत खूब, आजकल का बहुत जो खूब, माहौल हुआ है, बहुत खूब, जुल्म को बहुत खूब। जुल्म भी कहना गद्दारी है। ये जैसा एक दुखी मूड में थे, तो वो एक उन्होंने छोटा सा ये लिखा था नज्म मीडिया के बारे में। ये सब ये जो देखते थे, बाय द वे यहाँ जब रहते थे तो इंडिया के हालात देखते थे, ये तो बहुत क्लोजली मॉनिटर करते थे, और दुख होता था तो उस दुखी और इस सब की कैफियत को अपना लिख दिया करते थे। तो उन्होंने मीडिया के बारे में लिखा, ही गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मीडिया के बारे में लिखा है, जिसकी खाना उसकी गाना, मीडिया वो चीज है। जिसकी खाना उसकी गाना, मीडिया वो चीज है। झूठ को सच कर दिखना, झूठ को सच कर दिखाना, मीडिया वो चीज है। हर खुशी हर नाखुशी, हर खुशी हर नाखुशी सरकार की मद्देनजर, हर खुशी हर नाखुशी सरकार की मद्देनजर, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, मीडिया वो चीज है। कमसिनों कमसिनों का रेप हो या मॉब लिंचिंग जैसे जुर्म, कमसिनों का रेप हो या मॉब लिंचिंग जैसा जुर्म, सबको साधारण बताना, मीडिया वो चीज है। हर विफलता हर विफलता को सफलता, हर विफलता को सफलता की तरह करना बयान, हर हकीकत को छुपाना, मीडिया वो चीज है। कोई ना कोई नाकामी बयां करनी हो जब सरकार की, कोई नाकामयाबी करनी बयान हो सरकार की, दोष जनता पर लगाना, मीडिया वो चीज है। झूठ को सच और सच को झूठ, झूठ को सच और सच को झूठ कहना रात दिन, और उस पर मुस्कुराना, मीडिया वो चीज है। बहुत खूब, बहुत ये खूब, बहुत खूब। अपने ख्याल उन्होंने जाहिर किया। और एक मैं हमेशा समझता कि शायद वो उर्दू के में काफी, लेकिन उनको हिंदी बहुत अच्छी आती थी। आई वॉज लिटरली शॉक के हिंदी की जो डेप्थ होती है ना, उसको भी वो बहुत अच्छी तरीके से उन पर ग्रिप थी। तो माशाल्लाह हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, काफी जबानों में, अरबी अरबी भी माशाल्लाह उन्होंने काफी माशाल्लाह, पढ़ी थी। माशाल्लाह। पूरा आप यकीन मानिए कि काफी मतलब हिफ्स तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल उनको काफी समझते थे। मतलब ये कि कोई जो आया आती है, कोई अ, जैसे, तो उसको ही पूरा समझते थे। तो ये हिंदी पे उन्होंने एक बड़ा अच्छा लिखा है कि आजकल देखिए हिंदुस्तान में ये जैसे राम के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, तो उनके बारे में एक हिंदी में लिखा था, तो मैं छोटा सा उनको आपको सुनाऊंगा। जब जब जन्मे, जब जब जन्मे युग पुरुषों ने, जब जब जन्मे युग पुरुषों ने एक नया इतिहास दिया, जब जब जन्मे युग पुरुषों ने एक नया इतिहास दिया, जीवन को आदर्श दिया, आदर्शों में विश्वास दिया। न्याय के न्याय की खातिर भी अक्सर अन्याय हुए हैं दुनिया में। न्याय की खातिर भी अक्सर अन्याय हुए हैं दुनिया में। राम राम ने लोगों के कहने पर सीता को वनवास दिया। धन दौलत की लोभी दुनिया, दिल की कीमत क्या जाने। जिस दिल ने हमको जिस दिल ने हमको औरों को दुख सुख का एहसास दिया, उस उससे
पूछो जीवन रूपी कागज के इस फूल का मोल, उससे पूछो जीवन रूपी कागज के इस फूल का मोल, किस कागज के फूल को जिसने प्यार की बू से बास दिया। प्रेम प्रेम ये बहुत अच्छा है। प्रेम से बेहतर जीवन साथी कौन है मकसद दुनिया में। प्रेम से बेहतर जीवन साथी कौन है मकसद दुनिया में, जिसने हमको चाह दिया, उस उत्साह दिया, उल्लास दिया। ये लिखा था उन्होंने। बहुत तो मैंने बढ़िया। कुछ छोटा मोटा टूटे फूटे अंदाज में पेश किया है। आई होप आप लोगों को नहीं नहीं, पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के सवालों के लिए मैं जफर आलम भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो सवाल पूछें। मशकूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मशकूर शुक्रिया। साहब जी, आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया अपनी स्कूलिंग के बारे में। टिल क्लास 5 यू हैव डन बाय एयर फोर्स स्कूल। थोड़ा हमें आगे डिटेल्स में बताएं, आपने आगे स्कूलिंग कहाँ से करी, ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल एजुकेशन कहाँ से कवर किया? जी, सो फिफ्थ अब्बू जी का जो एक वो था, जैसे मैंने बताया वो थोड़ा सा फिट नहीं होते थे पुलिस में, तो उनको ये था कि कभी ऐसी सिचुएशन नहीं डालते थे कि ट्रांसफर हो जाए तो बच्चों के एजुकेशन वगैरह का इफेक्ट हो, तो वो अपने आप को उस सिचुएशन में कभी नहीं डालते थे। तो लिहाजा वो चाहते थे हम लोग उनके साथ ना रहें, क्योंकि वो जो उनका एक काम करने का तरीका है वो ऑनेस्टली और ठीक तरीके से तो उसको कर सके। तो ज्यादातर कोशिश ही करते थे हम लोग कोयला में रहें, महंगा में रहें। लेकिन फिफ्थ से लेके फिर एक टाइम ऐसा है कि वो लखनऊ में चले गए CBCID में। तो ही वॉज ए ऑफिसर देयर इन जवाहर भवन लखनऊ में। तो उसमें ये था कि व्हाट ही टोल्ड, उन्होंने ये बताया कि उसमें ये कि ट्रांसफर का झंझट नहीं रहता है। उसमें ये कि ज्यादातर लोग ऐसे डाले जाते हैं जिनको ट्रांसफर नहीं है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी होती है। तो उस फेज में फिफ्थ ग्रेड के बाद हम लोग लखनऊ चले गए। तो फिफ्थ 6 से लेके 8 तक हम लोग लखनऊ में पढ़े हैं। एक जगह है लखनऊ में महानगर, तो महानगर में हम लोग रहते थे। और वहां पे एक स्कूल था, रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल। राइट राइट। आई थिंक वो मेरा, मैं कहूँ कि बहुत अच्छा स्कूल था वो। उसमें कोशिश ये किया था कि अब्बू जी ने कि उस स्कूल में दाखिला हो जाए, तो हम लोग का हो गया दाखिला। तो बाकी हम लोगों ने स्कूलिंग वहां से किया था 8th तक। और उसके बाद फिर अब्बू जी का ट्रांसफर हो गया लखनऊ से मेरठ। तो 8th ग्रेड तक हम लोगों ने वहां पढ़ा महानगर में लखनऊ में। मतलब 3 साल हम लोग लखनऊ में रहे हैं। उसके बाद फिर मेरठ गए। तो मेरठ में वही मैंने कहा कि ट्रांसफर का बड़ा चक्कर होता था। तो मेरठ में मैंने 9th ग्रेड में जो पढ़ा, तो उसमें मेरे ख्याल 2 या 3 स्कूल में मुझे जाना पड़ा। तो उससे बड़ा डिस्टरबेंस हुआ, ऐसा भी समझ नहीं आ रहा था। कभी मैंने शहर में पढ़ा मेरठ में, कभी दूसरी जगह, कभी दूसरी जगह। तो बहरहाल ये चलता रहा। और उसके बाद फिर मेरठ से अब्बू जी का ट्रांसफर हो गया बड़ौत, एक कस्बा है बड़ौत। तो वहां फिर 10th मैंने वहां से किया बड़ौत से। तो ये मतलब पूरा मेरा हाई स्कूल जो 9th 10th ही बड़ा डिस्टर्ब रहा। तो बहरहाल 10th मैंने किया हिंदी मीडियम से बड़ौत से। और उसके बाद फिर अब्बू जी का ट्रांसफर वहां से हुआ अलीगढ़। तो अलीगढ़ में जब आए तो फिर अलीगढ़ में एक अब्बू जी का विजन थे कि बहुत अच्छी जगह आ गए हैं, तालीमी अदारा बहुत अच्छा है। तो एक जो विजन था वो ये कि चलिए हमारी पोस्टिंग कहीं भी होती है, कम से कम यहाँ पे कोई एक ऐसा मकान वगैरह जैसे हो जाए तो बच्चे जहाँ पढ़ सकें। तो हम लोग अलीगढ़ में सर सैयद नगर जोहराबाग में एक मकान लिया उन्होंने वहां पे। तो वहां मैं रहता था, हम लोग रहते थे। तो अब्बू जी अपनी पोस्टिंग की जगह, अलीगढ़ में 2-3 जगह उनकी पोस्टिंग हुई है। इचौली एक जगह है, एक जगह कोई और थी, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम उसका। और आखिर में पोस्टिंग हुई थी सिविल लाइन में। सो यूनिवर्सिटी जो आती थी सिविल लाइन में आती थी। तो वहां पोस्टिंग रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो मैंने 10+2 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो उसका 10+2 का दिया मैंने, मेरे छोटे भाई ने, दोनों ने 10+2 का एग्जाम दिया। तो
उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड मैथ एडिशनल, उसमें मेरा हो गया था एडमिशन। तो मैंने 10+2 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। तो वहां पे मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहां पे एज यू नो इट्स अ बिग यूनिवर्सिटी, हर फील्ड अवेलेबल है, हर तरह के लोग वहां पूरे इंडिया से आते हैं। तो वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। मतलब थिंक अबाउट इट, ऑल दिस टिल 10th ग्रेड हम जस्ट लोकल इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, जस्ट, and then all of a sudden you see people from Kerala, you see people from Kashmir, you see people from overseas, so ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहां से 11th 12th किया, 10+2 कहलाता है। और इस बीच अब्बू जी का 2-3 बार ट्रांसफर भी हुआ। पता है, वो वही वही कह देते थे हमेशा, हमारा जहाँ करना हो कर दो। तो अपने आप को कभी वो नहीं करते थे कि हमारा एक ही जगह रहे। ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पढ़ाई सही रही। तो मेरे मामू यहाँ पे मरहूम डॉक्टर शमीम जाफरी, उन्होंने हम लोग का स्पॉन्सरशिप कर रखा था एज ए फॉर फैमिली इमिग्रेशन, तो 86 में हम लोग का हो गया था इमिग्रेशन का। तो आप यकीन मानिए, मई में मैंने एग्जाम दिया है और मई में मैं यहाँ आ गया हूँ यूएस में। तो मुझे पता भी नहीं था कि मैंने पास किया कि नहीं, कुछ किया, सर आई हैड नो आइडिया। तो मैं जब यहाँ आया तो उसके बाद पता चला कि पास हो गए। हमने कहा ओके गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये था मेरा अप टू 12th ग्रेड की जर्नी इंडिया में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इलाहाबाद से हूँ, लेकिन अप टू 5th ग्रेड मैं इलाहाबाद में, कोयला, महंगाओं, में रहा हूँ। लेकिन इत्तेफाक से इतना ज्यादा इलाहाबाद के बारे में मुझे पता भी नहीं है, ना मैंने देखा। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप इलाहाबाद के, बताइए इलाहाबाद का ये कोई, जैसे ये कहाँ पे, ये कहाँ है, आई हैव नो आइडिया ऑनेस्टली। ये अपने शहर में रह के स्ट्रेंजर, सो दैट्स हाउ आई फील। तो मैं 86 में आ गया था यूएस। तो यहाँ पे मैंने अलीगढ़ से मुझे इंटरेस्ट था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में शौक था मुझे, मतलब compete करने का। अब इतना पता तो नहीं था उस, इवन 10th 11th में भी क्या पता होता है, जस्ट वांट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग। तो बहरहाल, तो यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में अंडर ग्रेजुएट किया। यहाँ 4 साल का होता है अंडर ग्रेजुएट, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट, जी जी। तो मैंने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट किया। उसके बाद फिर मुझे जॉब मिली 91 में जनरल मोटर्स में। सो आई स्टार्टेड विद दैट। और फिर मैंने मास्टर्स भी किया जब जॉब करने के साथ साथ, मास्टर्स भी हो गया। फिर उसके बाद जनरल मोटर्स में जॉब किया। फिर उसके बाद जनरल मोटर्स का एक जो ग्रुप था, जिस ग्रुप में मैं था, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें एयरक्राफ्ट, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा काम उस डिवीजन में होता था। सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट डिवीजन। So that division got sucked into a bigger automotive component group of OEM. तो वो became Delphi. So Delphi जो था, the Hughes Electronics and the other automotive components group became Delphi. So I transitioned from General Motors to Delphi. इस तरह हुआ। तो वहां मैंने Delphi में फिर काम किया 17 साल, 17 years, अंडर डिफरेंट कैपेसिटी। मैं डेवलपमेंट इंजीनियर था, फिर लीड था, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजर भी रहा हूँ कई साल तक। पूरा उसमें ग्लोबल मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर में ज्यादा जो बैकग्राउंड है। तो उस सिलसिले में लकीली आई वांट टू शेयर विद यू समथिंग। इंडिया मुझे देखने को इस कैपेसिटी में ज्यादा मिला वर्सेस आई एम फ्रॉम इलाहाबाद। तो मेरा जो ग्रुप था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जब मैनेजर बना था, तो मेरा जो ग्रुप था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो बेंगलोर में था। तो मैं बेंगलोर हर 3 या 4 महीने पे आता था। और जब भी मैं बेंगलोर आता था तो वहां से टाइम निकाल के इलाहाबाद, लखनऊ, जरूर आता था। तो ये बड़ा अच्छा रहा। तो आई गॉट टू सी अपना होम टाउन एंड गॉट टू कम मोर ऑफन। और फिर उसके बाद
2013 में मैंने यहाँ पे घर से मेरे करीब फोर्ड मोटर कंपनी है, तो आई जॉइंड फोर्ड मोटर कंपनी। सो वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट में काम किया, और आजकल मैं टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजिस्ट हूँ। सो बेसिकली we develop the roadmap of the technology for future model year vehicle programs. So that keeps us busy. That's my story. मशहूर साहब, जो ये डेल्फी, you know, this is one technique also which considered as a like feedbacks or views of the expertise and make in a pool and make it in a one execution plan. तो मतलब आई नो दैट ये पीसीजी मुलाकात एक जो होता है जिसमें हम लोग आ रहे हैं, व्यूअर्स दे रहे हैं, अपने एक्सपर्टीज दे रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको क्या रिजेंबल्स कर सकते हैं क्या इन फ्यूचर में डेल्फी टेक्निक का कैसे कैसे यूज हो रहा है? आई नो इट्स ऑटोमोटिव इज डिफरेंट पार्ट, मैं एक बेसिक लेके चल रहा हूँ। Oh, हाँ, I mean whatever, I mean there's a lot. You can imagine like being in 31 years. I had to deal with internal, external, supply base, government regulations. So True. you learn with all working इन लोगों के साथ काम करके आप काफी कुछ सीखते हैं, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट करने में जैसे हेल्प करते हैं। और जैसे कभी कभी कंसोर्शियम होता है ऑटोमोटिव का, जिसमें कई सप्लाई साइड होते हैं, ओईएम होते हैं, टीयर 2 होते हैं, इन सब के साथ मिलके आप कोई स्टैंडर्ड डेवलपमेंट करते हैं जिससे कि सारी कम्युनिटी को बेनिफिट हो सके। True. उसमें भी मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है। प्रोसेस डेवलपमेंट में भी होता है, जैसे कि यू डोंट वांट कि हर एक कोई अपना अपना जस्ट यूनिक करे। सो उसमें थोड़ा सा जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कार में मोस्ट ऑफ द थिंग्स नाउ आर थ्रू द इंटर व्हीकल कम्युनिकेशन। अगर हर एक उसको बिल्कुल अपना टाइट कर लेगा, देन इट विल बी एक्सपेंसिव। तो उसका ये होता है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डेवलप किया जाता है कि जिससे ज्यादातर डेवलपमेंट still you can have your proprietary information, you know, whatever you develop, but ज़्यादातर इससे जो infrastructure common होता है, that helps everybody, Ford, GM or Toyota, Honda, whoever, you know. So I think there is a lot, like I said, I'm working with these companies. I did learn and I see the benefit. So I'm sure like if we want to do something, how we can collaborate PCG, you know, to help in other things. So all these experience, you know, can help, you know. If that's where you मशहूर साहब, आप अलीगढ़ में थे, आई थिंक आपने 1 साल 2 साल जो वक्त गुजारा, वो दौर का जो आपका एक्सपीरियंस है आज आपको कैसे कनेक्ट करके रखता है? मींस अलीग, एएमयू, मतलब मैं भी यहाँ पे यूएई में काफी अलीग से मिलता हूँ, तो उसने आपको कैसे अपग्रेड किया है, वो जो दौर आपने वहाँ गुजारा? आई थिंक इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं तो कहूँ, खैर मैं तो बहुत जूनियर था, ज्यादा सीनियर को अवॉइड करता था, लेकिन यू नो मैं ये कहूँगा कि मैंने एक बहुत अच्छा माहौल देखा वहां पे। एक जो सबसे अच्छी चीज थी जो मैंने वहां पे सीखा था और जगहों पे इतना नहीं देखने को मिला, वो आपस में हेल्प बहुत करते हैं एक दूसरे की। सो जैसे लाइक मैं कहा, मैं बहुत जूनियर था, लेकिन जो हमारे सीनियर्स वगैरह थे उनसे एक जो रिस्पेक्ट लेवल होता है, आपको बात करने का अंदाज, उनसे डील करने का अंदाज, और उनकी जो फीलिंग होती है टुवर्ड्स यू, यू नो, आई थिंक दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। तो एक चीज जो मैंने वहां से बिगेस्ट टेक अवे था कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प, यू नो, समबडी। उन्होंने हमारे वहां पे भी लोगों ने भी, जैसे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी हेल्प किया था। और ऐसे भी मैंने सिचुएशन देखी थी कि जो लड़के जैसे आउट ऑफ स्टेट आते थे, अक्सर उनको, खैर मैं तो एनआरएससी था, लेकिन हॉस्टल की एग्जांपल है, मेरे हॉस्टल के भी स्टूडेंट जो दोस्त थे, तो बेचारे जो हॉस्टल में होते थे बच्चे, जिनकी माशी हालत वगैरह सही नहीं थी, कभी पैसा टाइम पे नहीं आ पाता था, तो मैंने ये देखा है कि जो उनके जो रूममेट्स होते थे, सीनियर्स होते थे, सब आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एंड इट वाज मोर लाइक ए फैमिली। सो आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई मीन आई सॉ लाइक एंड इतनी अच्छी स्पिरिट, उस तरीके से ख्याल रखना, वरना क्या होगा, वो हालत खराब होगी फाइनेंशियल, तो ड्रॉप आउट कर जाएगा, निकल जाएगा। सो आई थिंक दे ट्राई टू सपोर्ट ईच अदर, और इतना सपोर्ट करते थे कि अक्सर खाना जैसे आ गया किसी का ज्यादा, तो सब मिल के सब बहुत अच्छा लगता था।
बहुत बहुत शुक्रिया। मशहूर साहब, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? जी जी, फैमिली का बताऊं मैं थोड़ा सा। मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो भी इलाहाबाद की है। जेबा, उनका नाम है जेबा अहमद। वो उन्होंने भी अलीगढ़ से पढ़ा है। अ, अलीगढ़ से उन्होंने एमए में शी वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो उनकी वालदा भी पढ़ाती थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर थी उर्दू डिपार्टमेंट में। और अ, अभी भी मेरी जो वाइफ है यहाँ पे टीचिंग में है। सो आई पर्सनली रियली लाइक टीचिंग प्रोफेशन, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में सबसे जो बड़ा बड़ा है उससे बेनिफिट मैंने देखा है। I've been very busy, I'll be honest with you, in my profession and so on. So I could not spend. By the way, I have 5 children. I have 3 daughters and 2 sons. 3 older daughters, and 2 younger sons. तो ये जो मेरी वाइफ का जो बैकग्राउंड है टीचिंग की वजह से, उससे अल्हम्दुलिल्लाह आई विल से, एंड हर बीइंग गुड स्टूडेंट, सो आई थिंक दिस वाज रियली वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड हेल्पफुल। उन्होंने जो टाइम जो मुझे देना चाहिए था अपने बच्चों के साथ, I think she was able to give that time and help shape them, make sure, set the priorities and guide them, mentor them. तो जो कुछ भी मैं कर सकता था मैं करता था, लेकिन आई थिंक शी डिड, आई हैव टू गिव हर क्रेडिट, शी डिड अ गुड जॉब। तो मेरी उनकी हेल्प की वजह से मेरी जो बड़ी बेटी है उसने अभी डॉक्टर बनी है। शी जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, which is I think in few dozen best universities in the world, So she माशाल्लाह। completed, yeah, she completed her dentistry, so she's a doctor now. उसके बाद मेरी एक और छोटी बेटी है, उसने स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी स्पीच इम्पेयरमेंट वगैरह होता है, सो शी डील्स विद दोस केसेस, इट्स द फील्ड बिटवीन मेडिकल एंड एजुकेशन। So she's a speech language professional. She's last year she started working. और जो मेरी जो छोटी बेटी है, she's in medical. She'll be starting medical college starting this next month, actually July 5th. So she's planning to go in that field to help people, So we are very blessed, I think she has been able to put a lot of effort, और मेरा बेटा जो है, he is also going to college. He's in 3rd year of college. He also wants to be a doctor, and he's an athlete. So I think he's been playing soccer, for last since age 6, and he has played for high school and other tournaments, and he अभी भी खेलता है, coaching भी करता है. So he's a very good athlete, and he had a lot of injuries, athletic injuries. So I think he wants to go in sports medicine. So he's very passionate about it. And I think एक चीज जो अच्छी है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, what they want to do is they want to really feel for it, and they want to be connected, So I think उनकी अपने personal experience से he wants to pursue that field. और जो मेरा छोटा बच्चा है उसने अभी 12th grade पास किया है, so he want to be, still is a clear name what he wants to do. So we'll see. But I think someday, because he keeps changing. Today he will say he wants to do this. Tomorrow, only Allah knows what he wants to do. But so that's my family. और मेरे जो 3 भाई, मैं जो 3 भाई 1 बहन है, मैं सबसे बड़ा हूँ। और मेरे तीनों छोटे भाई डॉक्टर हैं। मेरे बाद मेराज हैं, ही इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, अर्शिया, वो डॉक्टर अकरम की बेटी हैं। और उससे जो छोटी मेरी बहन है, यहाँ पे कैंटन में ही रहती है, पास में, विद हर फैमिली। सो शी इज वेरी क्लोज टू अस। उसके बाद जो है ममनून, मेरा छोटा भाई है, ही इज ऑर्थोडोंटिस्ट। सो ये बच्चों के जो ब्रेसेस वगैरह होते हैं, he specializes into that. He has a few clinics, so he's very busy. And more importantly, उन्होंने अभी एक यहाँ पे मस्जिद का एक प्रोजेक्ट पूरा मैनेज किया है। He is a president of the मस्जिद प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे एक मस्जिद बनी है, उसमें पहली बार this very full
ह्यूज कम्युनिटी सेंटर मस्जिद, तो वो पूरा उसको रन करते हैं। एंड देन मेरा जो सबसे छोटा भाई है मसूद, ही इज ए रेडियोलॉजिस्ट, उनकी वाइफ जो वो भी डॉक्टर है रिहैब मेडिसिन में। सो दैट्स माय फैमिली। बहुत बहुत शुक्रिया। स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के तहत आपका कई बार एएमयू आना हुआ। ये स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। जी, सो यहाँ पे यूएस में इन लेट 90s में अलुमनाई जो हैं वो इकट्ठा हुए, जो अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं यहाँ पे, जिनको अपने वहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में फिक्र थी और थोड़ा सा हेल्प करना चाहते थे। सो दे ऑल गॉट टुगेदर, यहाँ पे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया अलुमनाई ने। तो उसका गोल ये था कि इस ऑर्गेनाइजेशन से हम अपने अलमा मैटर को हेल्प करना चाहते हैं। तो काफी उन्होंने ब्रेनस्टॉर्म किया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी भी आप एक अलुमनाई एसोसिएशन रन कर रहे हैं तो उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, पूरा गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग होती है, पूरा सब ठीक तरीके से लीगली करना होता है। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था। तो उसका ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि एज ए अलुमनाई हम लोग जो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम प्रमोट करेंगे। कल्चरल प्रोग्राम में क्या आता है, जैसे मुशायरा है, शाम गजल है, तो हम लोग साल में 2 प्रोग्राम करते हैं एज एन एसोसिएशन। और इसका जो प्रोसीड्स होता है, जो इससे प्रॉफिट होता है, वो सारा प्रॉफिट हम लोग जो होता है उसका फोकस होता है इस प्रॉफिट का कि हाउ कैन वी हेल्प नीडी स्टूडेंट इन अलीगढ़। तो वहां पे अलीगढ़ में हम लोग के एक स्कॉलरशिप कमेटी है यूनिवर्सिटी की, उसमें कई प्रोफेसर हैं, कुछ उसके रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, और उसमें आजकल ये भी इन्वॉल्व हैं, एक जो हेड ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सो एनीवे देयर इज ए कमिटी ऑफ इन अलीगढ़। सो व्हाट दे डू इज दे एडवर्टाइज इन यूनिवर्सिटी कि भाई देयर इज अ एसोसिएशन, अलुमनाई एसोसिएशन इज विलिंग टू हेल्प, बट यू पुट योर क्राइटेरिया कि आपको क्यों चाहिए, कोई क्यों फंडिंग या कोई सपोर्ट क्यों चाहिए। तो हर एक स्टूडेंट अपना, जिनको जरूरत होती है, ऑनलाइन वो जाके अपना पूरा रिक्वेस्ट उसमें डालते हैं। तो ये कमेटी फिर उसको इवेलुएट करती है। सो जैसे मसलन 600 लड़कों के ने उसमें अप्लाई किया, तो 600 स्टूडेंट्स का ये कमेटी पूरा उनका स्क्रूटनाइज करके, चेक करके, उनका बैकग्राउंड और जस्ट सब पूरा कंफर्म करके वो हम लोगों को लिस्ट भेजते हैं, लाइक 200 या 250 स्टूडेंट्स की, कि इन लोगों को इतना इतना पैसा। भाई देखिए, उसमें कई तरीके की नीड होती है। किसी को चाहिए सिर्फ ट्यूशन, किसी को चाहिए कि किसी को चाहिए रूम एंड बोर्ड का दिक्कत है। तो हर एक की अलग अलग है, किसी को और ज्यादा चाहिए, तो हर एक की अलग अलग नीड होती है। तो वो जब नीड्स जब फाइनलाइज कर ली जाती है, तो यहाँ से जैसे आया कि जैसे बजट जितना है, बजट आता है फिर वहां से यूनिवर्सिटी से यहाँ के लिए अलुमनाई एसोसिएशन। तो हम लोग उस बजट को, जो हमारी जो सेविंग्स होती है मुशायरा और शाम गजल से, तो उस अकाउंट में से वो जो ड्राफ्ट भेजते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी, इट नेवर गोज टू स्टूडेंट। सो देन द रजिस्ट्रार ऑफिस इशूज ए ट्यूशन वाउचर टू ईच नीडी स्टूडेंट्स। तो इसमें इसलिए बता रहा हूँ, ये पूरा प्रोसेस जो है काफी ट्रांसपेरेंट है। इसमें स्टूडेंट के हाथ में कभी पैसा नहीं आता है। वो अगर उसका ट्यूशन की इशू है तो वो डायरेक्टली उसके रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका पे हो जाता है ट्यूशन। हॉस्टल का है तो हॉस्टल का डायरेक्टली पे हो जाता है। तो स्टूडेंट के हाथ में कभी पैसा नहीं आता है कि वो उसको जाके दे या कुछ करे, सो दैट्स द प्रोसेस वी हैव। और मैं कुछ बार मैं गया हूँ अलीगढ़, तो उसमें ही जो ब्रोशर जो इशू करते हैं, तो मैं एक बार इब्न सीना एकेडमी है वहां पे, अब तो शायद कोई बता रहा बंद भी हो गई है, तो वहां पे सारे ये स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, सारे यूनिवर्सिटी स्टाफ थे, तो मैं गया था। तो वो जो ब्रोशर था मैंने एक स्टूडेंट्स को दिया था। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट किया था, भाई आई नीड टू सेंड यू सम फीडबैक कि कैसा चल रही है पढ़ाई, क्या है।
तो उसमें का बहुत अच्छा फीडबैक आया और काफी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल्स निकले। काफी, आपको याद हो 2003 में जब 2002 में गुजरात राइट हुआ था, तो उससे कई इम्पैक्टेड फैमिली थी, उन लोगों को हेल्प पहुंचा था। सो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी फीडबैक रहा है। एक जो मैंने जो सबसे अच्छी चीज ये देखी, जिन जिन को हेल्प हुई है उन्होंने कमिट किया है कि दे विल अपनी जिंदगी में, अपने कम्युनिटी में, यूनिवर्सिटी में, फैमिली में, मोहल्ले में, दे विल ऑलवेज गो बैक, दे ओ दैट टू देम, कि किसी तरीके से उनकी हेल्प करेंगे। यही आइडिया है कि जस्ट ट्राई टू लिफ्ट देम एंड दे हेल्प द पीपल अराउंड देम। सो ये एक छोटी सी कोशिश यही है। माशाल्लाह, बहुत जी। अच्छी कोशिश है। अच्छा मशकूर साहब, हमने सुना है कि आप बचपन में बहुत शरारती थे, क्या ये सच है? अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताएं, कोई बचपन की याद हो तो शेयर करें। बचपन की शरारत का तो ये होता है कि भाई जैसा माहौल होता है फिर इंसान को अपने आप को वैसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो एक छोटी सी शरारत मुझे याद है कि कोयला में तो खैर इतना नहीं, महंगाओं में काफी करते थे। तो एक ये था कि वहां पे कभी जो टेम्पो बस जाते थे उसमें कभी मिनी बस से तो उसे पैसा नहीं देते थे, तो किसी न किसी सूरत से चल जाता था उस टाइम पे। तो एक आदत पड़ गई थी वहां के बच्चों के साथ में रह के, जो भी कह लीजिए, कि पैसा नहीं देना है जब आप इसमें सफर करें। तो एक बार ऐसा हुआ कि वहां पे काफी देर हो गई, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला, तो ये एक्का चलता था, तो एक्के पे हम लोग बैठ के आए। तो अब मैं था, मेरा आज भी हमारे साथ में बैठे, तो अब ये हुआ कि ये एक्का वाला, तो इसको कैसे हम लोग अवॉइड करेंगे। बहरहाल करते करते तो एक पुल आता है जिसमें उधर जाता है, महंगा इंटर कॉलेज के सामने जो पुल आता है, महंगा इंटर कॉलेज, उसके राइट हैंड पे जो वो है, थोड़ा सा नीचे से जाना पड़ता है जी मलाड की जी। तरफ। तो वहां जब वो आए का, तो उसपे हम दोनों कूद गए और कूद के भागे। तो वो हम लोग ने खैर समहाउ वो चिल्लाता है जब तक हम लोग घर पहुंच गए। तो देखा तो शाम को नाना के पास वो आ गया एक्का वाला। तो नाना ने हम लोग को बहुत डांटा कहा ये क्या किया, ये क्या बदतमीजी है। तो वो मुझे शायद वो वाली जो ना, बहरहाल उन्होंने बहुत बहुत डांटा, कहा कि ऐसा दोबारा कभी नहीं करना है, ये घोड़ी को चारा इसको देना होता है, ये है। तो तूने बहुत मुझे समझाया। तुमने कहा यार मुझे रियलाइज हुआ, लेकिन अब ये बचपन के था, वो सब लोग करते थे। ये छोटा सा याद है। पत्थर भी चलाना एक बहुत होता था जब वहां पे जो कंस्ट्रक्शन होता था जीटी रोड पे। ये सब दो चार शरारतें जो थी उस वक्त सब लोग करते थे, हम भी करते थे। जब आप इंडिया आते हैं तो क्या आपका आपके ददिहाल या ननिहाल जाना होता है? गांव की कुछ यादें हो तो प्लीज शेयर करें। जी, नहीं गांव में बहुत मजा आता था। मुझे याद है मेरी दादी, अ, इतना अच्छा वहां मुझे लगता था जब मेरी दादी मरहूम जिंदा थी। तो अ, एक चीज जो कि हम लोग की बाग भी थी ना, कलमी आम की बाग। तो वो दोनों साइड में हम लोग को कोयला वाला, आई डोंट नो आपने घर देखा कि नहीं, वो दो कमरे हैं राइट पे लेफ्ट पे, और वो कमरों में बिल्कुल आम, वो जो नहीं था कलमी आम का, वो पूरा लगाया जाता था पाउडर वाउडर डाल के। मुझे तो ठीक से पता भी नहीं क्या है, लेकिन वो काफी दिनों तक रखा जाता था। और फिर उसके बाद जो वो आम होता था इतना मजेदार होता था। तो उसको मैं काफी वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट, बाकायदा करती थी। और कोई आता होता था तो वो बाकायदा आम उसके लिए निकाला जाता था। तो वो बहुत अच्छा लगता था। और एक चीज ये कि हमारी दादी को आदत थी, जैसे दोपहर में ना चाहती थी कि सब लोग कमरे में आराम से सोए, इतनी गर्मी होती थी। और हम लोगों को कभी सोने का वो नहीं था, तो हम लोग जैसे ही वो सोती थी हम लोग अपने निकल जाते थे, और सारा जाके हम लोग ये क्या कहते हैं, बाग वगैरह में जाके घूम रहे हैं। तो वो बचपन में बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। हाँ, और जब घर आते तो डांट पड़ती थी ऑब्वियसली, कहाँ निकल गए क्या किया, लेकिन वो अच्छा लगता था काफी। ओके, आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉबीज, बहरहाल अपने बच्चों के साथ में काफी बिजी रहा हूँ। जैसे मेरा छोटा बच्चा, दोनों बेटे काफी जैसे
स्पोर्ट्स में काफी इन्वॉल्व रहे हैं। तो मैं क्योंकि इतना अपॉर्चुनिटी नहीं रही स्पोर्ट्स में, और थोड़ा बहुत ऐसे रिक्रिएशनल खेलते थे, लेकिन इन लोगों को मैंने काफी सपोर्ट किया। उनके साथ में, जैसे मेरा बच्चा दोनों बच्चे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में थे, तो इन लोगों को मैं काफी लेके जाना, इनके साथ पार्टिसिपेट करना और इनकरेज करना। और पूरा मत आप यकीन मानिए, काफी जगह मुझे ट्रैवल करना हुआ इन लोगों के स्पोर्ट्स की वजह से। पूरे स्टेट ऑफ मिशिगन में, ये बहुत बड़ा है, इट्स ह्यूज, लाइक 600 माइल बाई 300, तो ये काफी जगह जाना रहा, स्टेट ऑफ मिशिगन, आउट ऑफ स्टेट। तो बस इन्हीं लोगों के साथ इन्वॉल्व रहे। और एज ए हॉबी आई लाइक टू गेट टुगेदर विद माय फ्रेंड्स, ऑन वीकेंड्स, उसमें बैठ के get together and enjoying food, so definitely we do that. और रीडिंग का भी मुझे शौक है थोड़ा सा, I like to read, professionally I am little bit competitive in nature, तो उसका भी मैं I will not call it a hobby, my wife doesn't call it hobby for sure, उसका मैं अपना कोशिश करता हूँ कि अपना काम पे करता रहूँ, so just keeps me busy. ओके, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में मुझे ज्यादातर ये जो है, ये ग्रिल्ड फूड काफी पसंद है। और जैसे तंदूरी है, ग्रिल्ड है। एक इंडिया में मुझे, जब मैं वहां था मेरठ में, तो अब्बू जी हमें दिल्ली लेके जाते थे, करीम होटल है दिल्ली में, तो वहां का खाना मुझे ग्रिल्ड वो सब बहुत पसंद है। तो अब्बू जी हम लोग कैसे इंसेंटिव कभी कभी वहां से मेरठ से लेके जाते थे, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं इंडिया जाता हूँ, आई ट्राई टू मेक ए पॉइंट नॉट टू गो देयर, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है वहां पहुंचना। लेकिन एक स्टोरी इसकी है कि जब मैं 2012 में मैं जो इंडिया गया था, तो मैं अपने सब बच्चों को हमने कहा हम सबको लेके चलेंगे वहां पे, और ये लोगों को इतना भीड़ उड़ का इतना आइडिया नहीं था, तो सब के सब पूरे रास्ते रोते चिल्लाते रहे। लेकिन उन्होंने जब सब वहां बैठ के जब खाना खाया, इतना पसंद आया इन लोगों को, हमने कहा इट वाज वर्थ इट। सो या आई लाइक द ग्रेट फूड। ओके, आप 27 मई 2011 से पीसीजी के मेंबर हैं। आपको पीसीजी में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? आई थिंक खैरियत पता चलती रहती है लोगों की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खुशी गमी जो आप ये काम कर रहे हैं, अब मैं बता रहा हूँ बहुत सी ऐसी, अपना फैमिली का बताऊंगा। मेरी जैसे बड़ी मौनी का जो इंतकाल हुआ था, फर्स्ट आई फाउंड आउट थ्रू द पीसीजी, बिफोर किसी के बाद में फोन ना आया, लेकिन मुझे पहले जो पता चला इससे पता चला। तो ये कि कहूँगा कि जो आप ये लोग काम कर रहे हैं, किसी खुशी का, गमी का, पैदाइश का, इससे ये पता चल जाता है, और ऐसे कनेक्ट रहता है आदमी। एंड ये एक बहुत अच्छा काम है। और आपने दूसरा ये कि सारे जो, अब मैं इलाहाबाद जाता हूँ तो वहां पे हार्डली कोई मिलता है। सो व्हाट इज द बेस्ट कनेक्शन प्लेटफॉर्म? ज्यादातर लोग बाहर जा चुके हैं, राइट? इलाहाबाद अब जाइए तो इलाहाबाद में आई डोंट नो, अदर देन हमारे चचा हैं, हमारे जो कजन हैं, या जो कुछ फैमिली महंगाओं में है, ज्यादातर मतलब इन लोगों से मुलाकात है, ज्यादातर लोग तो निकल चुके हैं वहां से। सो ये प्लेटफॉर्म जो है, ये हर एक को कनेक्ट कर देता है, तो सबके बारे में थोड़ा बहुत पता चलता रहता है। तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं आप, और दिस इज वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में आप परगना चाइल्ड ग्रुप मेंबर्स को, या कह लीजिए कि चैली कम्युनिटी को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, सबसे बड़ा जो मैं ये चीज कहूंगा कि इस वक्त जो हिंदुस्तान में जो हो रहा है, द नंबर वन थिंग दैट इज नीडेड इज यूनिटी। छोटी छोटी अक्सर मैंने देखा है उस पे चीजें पर हंग अप कर जाते हैं लोग, ईगो बना लेते हैं, ये कर लेते हैं। ये सब चीजें वी हैव टू पुट इट असाइड, वी हैव टू लुक एट बिगर पिक्चर, वी हैव टू लुक एट द बिगर एजेंडा, व्हाट इज बीइंग प्लेड हियर, एंड किस तरीके से हमें अपने आप को पोजीशन करना है एज ए कम्युनिटी। बहुत से डिफरेंसेस हैं, वी हैव टू पुट इट असाइड, एंड जिसको कहते हैं कि यू हैव टू लुक एट बिगर पिक्चर।
तो उस तरीके से एक दूसरे की मदद करना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। और ये मैं नहीं मानता हूँ कि कोई कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक हर एक कुछ ना कुछ कर सकता है। कभी ये सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, हर एक, जैसे एक बार मैं मस्जिद में फंड रेजिंग में गया, उन्होंने एक साहब थे, यही मैं मिसाल एडवाइस करूंगा, उन्होंने वो चंदा कर रहे थे मस्जिद के लिए, तो लोगों ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा नहीं दे पाई हो, तो कहा कि उन्होंने कहा कि हम इस चीज को नहीं एग्री करते कि कोई कुछ नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं कि 25 घंटे आप आगे कोई ना कोई काम करिएगा मस्जिद में, कोई ना कोई। तो हर एक इंसान, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई अपने फैमिली के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है, जरूर कर सकता है, और ये करना चाहिए। और इस वक्त जो मौजूदा हालात में है, सबसे ज्यादा जरूरी है यूनिटी एंड एक दूसरे की हेल्प करना एंड अंडरस्टैंडिंग, और थोड़ा सा फॉरगिवनेस, थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा। पुराना होगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई कुछ होगा, वी हैव टू पुट इट असाइड। इस वक्त जो सबसे जरूरी चीज है यूनिटी एंड केयर फॉर ईच अदर। ये मैं यही कहूंगा, और ये that can help us uplift, big time. मशकूर साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया आप सबका, आपने हमें मदऊ किया और अपने वतन से, अपने घर से कनेक्ट किया। सो शुक्रिया तो आपका, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।